हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पोलराइजेशन की बात करेंगे। ये बहुत छोटा चैप्टर है और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस नीट 2020 में भी पूछा गया है, वो क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। तो पोलराइजेशन एक फिनोमिना है जो केवल ट्रांसवर्स वेव में पॉसिबल है, लॉन्गिट्यूडनल वेव में पॉसिबल नहीं है। जैसे साउंड हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव है, उसमें फिर पोलराइजेशन नहीं हो सकता। जबकि लाइट हमारी ट्रांसवर्स वेव है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के वेक्टर्स होते हैं। ये आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पढ़ा हुआ है। तो लाइट में पोलराइजेशन पॉसिबल है, जबकि साउंड में पोलराइजेशन पॉसिबल नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये याद रखिएगा। बेसिकली इसमें पोलराइजेशन में केवल दो लॉ हैं, उन लॉ के ही बारे में ज़्यादातर चीज़ें पूछी जाती हैं। एक लॉ है लॉ ऑफ ब्रूस्टर्स और एक लॉ है लॉ ऑफ मेलस। तो पहले हम लोग लॉ ऑफ ब्रूस्टर्स पढ़ेंगे और फिर लॉ ऑफ मेलस पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि लॉ ऑफ ब्रूस्टर्स क्या है। तो देखिए, ब्रूस्टर्स लॉ क्या है कि कोई अगर ट्रांसपेरेंट मीडियम है हमारे पास, कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम है, यानी जैसे मान लीजिए कोई ग्लास स्लैब है, कुछ भी हो इस तरह से, और उसके ऊपर कोई एक अनपोलराइज्ड लाइट यहाँ से फॉल कर रही है। अनपोलराइज्ड है। अनपोलराइज्ड का मतलब है कि इसके जो इलेक्ट्रिक वेक्टर्स हैं वो ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में होंगे। जैसे सन से जो लाइट हमारे पास आ रही है वो अनपोलराइज्ड लाइट है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, जो सभी पॉसिबल डायरेक्शंस में होती है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शंस हम बना दे रहे हैं इस तरह से, यानी कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर भी है और प्लेन के अलोंग भी है। ये हमारी अनपोलराइज्ड लाइट है। अनपोलराइज्ड लाइट है, दिस इज अनपोलराइज्ड लाइट। और ये फिर रिफ्लेक्ट होती है और इसका कुछ हिस्सा जो है वो ट्रांसमिट भी हो जाता है। कुछ हिस्सा इससे जो है वो ट्रांसमिट हो जाता है, इसका कुछ हिस्सा जो है वो यहाँ पे ऐसे ट्रांसमिट हो जाता है, क्योंकि जब रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में मूव करती है तो उसका जो पाथ है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, ये ट्रांसमिट हो जाता है। ये हमारा कैसा है, ट्रांसमिटेड रे, और इसको हम लोग रिफ्रैक्टेड रे भी कहते हैं। और ये हमारा कैसा रे है, रिफ्लेक्टेड रे। दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। तो जब ये रिफ्लेक्टेड रे और ट्रांसमिटेड रे के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाता है, ये लॉ है कि जब इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाता है तब ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये कंप्लीटली पोलराइज्ड हो जाती है। कंप्लीटली पोलराइज्ड हो जाती है। इस केस में जो इसके इलेक्ट्रिक वेक्टर्स हैं वो अंदर की तरफ है। देखिए डॉट हम बना रहे हैं, डॉट का मतलब है कि इलेक्ट्रिक वेक्टर्स इसके अंदर की तरफ है। ये एरो तो बता रहा है एनर्जी इधर मूव कर रही है, ये इलेक्ट्रिक वेक्टर्स इसके अंदर की तरफ है। तो इलेक्ट्रिक वेक्टर्स केवल एक पर्टिकुलर डायरेक्शंस में इसमें ऑसिलेट कर रहे हैं और बाकी के इलेक्ट्रिक वेक्टर्स इसके खत्म हो चुके हैं। इस केस में इलेक्ट्रिक वेक्टर्स और होते हैं, ये नहीं होती है पोलराइज्ड कंप्लीटली। तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो हमारी कंप्लीटली पोलराइज्ड हो जाती है। इस पर्टिकुलर एंगल को, जिस एंगल पर ये पोलराइज्ड हो रही है, उसको हम कहते हैं आई पी। दिस आई पी इज कॉल्ड द एंगल ऑफ पोलराइजेशन। दिस आई पी, दिस इज द इंसिडेंट रे। ये इंसिडेंट रे है और ये हमें मालूम है यहाँ पर ये एंगल हम लोग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन लिखते हैं, जो आपने ऑप्टिक्स में पढ़ा होगा आर। इसको हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर आर। ठीक है, ये हमने लिख दिया यहाँ पर आर, ये आर है। तो अगर आप देखें यहाँ पे तो ये आई पी प्लस आर की वैल्यू जो है वो 90 डिग्री हो जाएगी। आई पी प्लस आर, ये आई पी, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से आई पी, ये 90 माइनस आई पी और ये 90, तो ये आई पी हो गया। ये आई पी और ये आर मिलके 90 होगा, ये आगे। और आप इसमें स्नेल्स लॉ भी लगाओगे, साइन आई अपॉन साइन आर, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ म्यू है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास जो रिलेशन आता है वो म्यू इज इक्वल टू 10 आई पी, ये रिलेशन आ जाता है। नो, यही हमारा लॉ है ब्रूस्टर्स के हिसाब से कि जो एंगल ऑफ पोलराइजेशन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड कर रहा है, जिसके ऊपर वो लाइट फॉल कराई जा रही है। तो जैसा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, जिस तरह का मटेरियल होगा, उसके हिसाब से ये एंगल आ जाएगा। ठीक है, जैसे एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है, एनसीईआरटी में कहा गया है, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है कि एक अनपोलराइज्ड लाइट जो है वो ग्लास में फॉल कर रही है, अनपोलराइज्ड लाइट है। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग को पता होता है √2। तो इसका
पोलराइजिंग एंगल पूछा गया है, यानी कि आईपी की वैल्यू पूछी गई है, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, तो ये वैल्यू हो जाएगी म्यू यानी √2 इज इक्वल टू 10 आईपी। तो आईपी की वैल्यू हो गई 10 इनवर्स √2। इसको सॉल्व करते हैं जब हम लोग, तो ये 56.3 डिग्री आती है। इसका मतलब है कि अगर ग्लास में जो रे हमारी अनपोलराइज लाइट आ रही है उसको अगर 56.3 डिग्री पर अगर हम इंसिडेंट करें, फॉल करें, इस एंगल पर फॉल करें, तो इससे जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही होगी वो कंप्लीटली पोलराइज्ड लाइट होगी और उसके इलेक्ट्रिक वेक्टर्स इस प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ होंगे। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब इस पे बेस्ड हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, 2020 का नीट का क्वेश्चन करते हैं। तो पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। देखिए लिखा हुआ है द ब्रूस्टर्स एंगल आई बी फॉर एन इंटरफेस शुड बी, कितना होना चाहिए ये पूछा गया हमसे। तो इसमें ऑप्शंस गिवन है हमें। तो देखिए जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो वैल्यू होती है वो 1 से लेके इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना। इसकी वैल्यू इसके बीच में होती है। अब म्यू को हम क्या लिख सकते हैं, ब्रूस्टर्स एंगल के हिसाब से म्यू की वैल्यू 10 आईपी होती है, तो हम यहाँ पर 10 आईपी रख दें, तो 10 आईपी लेस देन इन्फिनिटी ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पर हम 10 बताइए 1 कौन सी वैल्यू में 10 की 1 आता है, 1045 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो 1 की जगह हम 1045 डिग्री लिख दें। और कौन सी वैल्यू होती है 10 की जिसमें इन्फिनिटी आता है, तो 1090 की वैल्यू जो होती है वो इन्फिनिटी होती है। तो अब इसमें से आप कंपेयर अगर करें तो ये 10 वाली वैल्यूज हम हटा सकते हैं यहाँ पे, तो 45 डिग्री आईपी लेस देन 90 डिग्री, तो ये ऑप्शन हमारा जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें, सी ऑप्शन देखिए करेक्ट हो जाएगा। जो एंगल ऑफ पोलराइजेशन है वो 45 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में लाई करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है जो भी हम लोग ने पढ़ा था। An unpolarized light is incident from air to the plane surface of the material whose refractive index is mu. At a particular angle of incidence, it is found that the reflected and the refracted wave perpendicular to each other. Which of the following options are correct? तो आप देखिए इसमें पढ़िए, देखिए इसमें जो सी ऑप्शन है देखिए गलत है, क्योंकि I इक्वल टू साइन इनवर्स 1 बाई म्यू ऐसा हम लोग ने कुछ नहीं पढ़ा था। और डी ऑप्शन भी गलत है, I इक्वल टू 10 इनवर्स 1 अपॉन म्यू नहीं था, बल्कि I इक्वल टू 10 इनवर्स म्यू था। 1 अपॉन म्यू की जगह अगर ये म्यू लिखते तो करेक्ट हो जाता। बी ऑप्शन देखिए, द रिफ्लेक्टेड लाइट इज पोलराइज्ड विद इलेक्ट्रिक वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। तो देखिए जो बी ऑप्शन है हमारा ये करेक्ट ऑप्शन है, केवल बी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाता है। तो इजी से क्वेश्चंस थे, आपने देखे ये दोनों क्वेश्चंस बहुत इजी से। अब लॉ ऑफ मेलिस पढ़ते हैं हम लोग, तो देखते हैं कि लॉ ऑफ मेलिस क्या है। इजी सा है, बहुत इजी सा है, ये टॉपिक भी आपको आराम से समझ में आ जाएगा। तो देखिए लॉ ऑफ मेलिस में क्या होता है, एक हमारे पास अनपोलराइज्ड लाइट है जो वो एक पोलराइज़र है हमारे पास और एक एनालाइज़र है। एनालाइज़र उसे कहते हैं जो आइस के पास होता है और पोलराइज़र उसे कहते हैं जो अनपोलराइज्ड लाइट के पास होता है। तो देखिए जब कोई अनपोलराइज्ड लाइट जिसकी इंटेंसिटी I0 है, जब वो पोलराइजर से पास करती है तो उसकी इंटेंसिटी I0/2 हो जाती है, एवरेज वैल्यू होती है। अभी आप इसको याद रख लीजिए। और इसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड के जो वेक्टर्स हैं वो इसकी जो पोलराइजर है उसके एक्सिस के पैरेलल हो जाते हैं। यहाँ पर हमने एक एनालाइजर है जिसको टिल्ट करके रखा गया है, यहाँ पर थोड़ा थीटा के साथ है। इससे जो लाइट ट्रांसमिट होगी ये I0/2 है, जो इस एनालाइजर पे फॉल कर रही है उसकी इंटेंसिटी कितनी है I0/2। तो यहाँ पे जो लाइट आएगी इधर की तरफ, जो आइस देख रहा होगा वो क्या देख रही है, I इक्वल टू I0/2 cos स्क्वायर थीटा। ये थीटा क्या है, थीटा इन दोनों की जो एक्सिस है उसके बीच के एंगल जो है हमारे पास वो थीटा है। ये तो ये I0/2 cos स्क्वायर थीटा, इस फॉर्मूले का आपको याद रखना है, इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये थोड़ा आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे सपोज करिए कि ये इधर आइज है और हमारे पास ये एक एनालाइजर है और ये पोलराइजर है। तो देखिए इसकी एक्सेस आप सपोज करिए कि ऐसे ही बनी हुई है, इन दोनों में एक्सेस ऐसे बनी हुई है। तो ये एनालाइजर पोलराइजर और उधर लाइट है, इस साइड लाइट, ये अनपोलराइज्ड लाइट है। तो जो हमने ऐसे रखा हुआ है, अब हमने इसको ऐसे टिल्ट करके रखा हुआ है, ये कुछ ऐसा डायग्राम बना हुआ है। तो अब हमें जो यहाँ पे लाइट दिखेगी, उधर से जो लाइट आ रही होगी वो आई होगी,
यहाँ पे बीच में जो लाइट होगी वो आई नॉट बाई टू होगी। अब हमने इसको टिल्ट करा हुआ है, तो अब मेरे पास जो लाइट जो हम देख रहे होंगे वो इस इंटेंसिटी की देखेंगे, आई नॉट बाई टू कॉस स्क्वायर थीटा। अब सपोज करिए कि ये वाला जो एनालाइजर है जो मेरी आंखों के पास है, इसको अगर हम ऐसे कर दें, बिल्कुल 90 डिग्री कर दें, तो देखिए इसकी जो एक्सेस है वो ये है और इसकी एक्सेस ये थी। तो हमने जब इसको ऐसे रखा तो एक दूसरे से 90 डिग्री पर आ गए। इस केस में हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखेगा, परफेक्टली डार्क दिखेगा, कोई भी लाइट इधर हमारी साइड नहीं आ पाएगी। इस पोजीशन को हम लोग क्रॉस पोजीशन कहते हैं। तो कभी कभी लैंग्वेज में वो लिख सकते हैं कि एनालाइजर एंड पोलराइजर आर इन क्रॉस पोजीशन और 90 डिग्री टू ईच अदर। तो ये 90 डिग्री पर होते हैं। तो उस केस में अगर आप यहाँ देखिए 90 वैल्यू पुट कर दीजिए तो आई की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि cos 90 0 होता है। तो केवल इतना सा जो है हमारा लॉ ऑफ मेलस है, इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं। तो करते हैं हम लोग एक क्वेश्चन इसका, तो देखते हैं इसमें क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन 2017 का है। द टू पोलराइड P1 P2 आर प्लेस्ड विद देयर एक्सिस परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो देखिए यहाँ पे दो पोलराइजर हैं जो एक दूसरे से परपेंडिकुलर में रखे गए हैं। तो हमने बताया कि अगर एक दूसरे से परपेंडिकुलर रखे गए हैं तो उस पोजीशन को हम क्रॉस पोजीशन कहते हैं, और जो हमारा जो आइज़ है वो कुछ भी उधर नहीं देख पाएगी, क्योंकि कोई भी लाइट वहाँ फॉल नहीं करती है। अब वो कह रहे हैं कि अनपोलराइज्ड लाइट आई नॉट इज इंसिडेंट ऑन P1, अ थर्ड पोलराइड P3 इज केप्ट बिटवीन P1 एंड P2। P1 और P2 के बीच में एक हमने तीसरा पोलराइजर रख दिया है जिसकी एक्सिस 45 डिग्री है P1 के साथ। तो देखिए P1 और P2 के बीच में एंगल 90 डिग्री था, और जो P3 है उसका P1 के साथ एंगल 45 डिग्री है, तो P2 के साथ भी उसका एंगल 45 डिग्री होगा। तो P1 के साथ भी उसका एंगल 45 डिग्री है और P2 के साथ भी उसका एंगल 45 डिग्री हो जाएगा। तो हमें बताना है कि इंटेंसिटी इसकी कितनी होगी। तो देखिए क्या करना है इसमें ये हमारे पास एक अनपोलराइज्ड लाइट है, और एक पोलराइजर हमारा यहाँ पे लगा हुआ है, ये हमारा एक पोलराइजर है, और एक पोलराइजर बीच में है जो कि किसी एंगल के साथ है। ये किसी एंगल है, इसका एंगल दिया हुआ हमें 45 डिग्री। तो ये P3 है, ये P1 है, और इधर एक क्रॉस करके बना हुआ है। तो क्रॉस सपोज करो हम ऐसे बना लेते हैं, ठीक है ना। ये एक्चुअली में अंदर की तरफ होगा, तो कुछ इस तरह से हम इसको बना लेते हैं। ये इनकी एक्सेस है इस तरह से। तो अब अगर आप देखो यहाँ से इसका एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री, और इसके साथ भी इसका एंगल 45 डिग्री हो जाएगा। तो बताइए यहाँ से जो इंटेंसिटी थी ये आई थी, यहाँ पर इंटेंसिटी कितनी आ जाती थी, आई नॉट बाई टू। अब यहाँ पर कितनी आएगी, यहाँ पर आएगी आई डैश इज इक्वल टू आई नॉट बाई टू कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, ये आएगी। तो ये वैल्यू हो गई, आई डैश की वैल्यू आ गई आई नॉट बाई टू, और ये 1/√2 का स्क्वायर कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आई नॉट बाई 4, ये आई डैश आ गई। तो जो हमारा जो ये वाला जो पोलराइजर है P2, इस पे जो लाइट इंसिडेंट होगी वो भी 45 डिग्री से होगी। तो अगर ये जो लाइट इस पे आ रही है वो कुछ आपको 45 डिग्री से, तो आई रिजल्टेंट कितना आएगा, टोटल आई कितना आएगा, और इस साइड हमारे पास आई होगी, ये इधर आई, ये आईज होगी हमारे पास इस साइड। तो इसको क्या दिखेगा, तो आई रिजल्टेंट की वैल्यू हो जाएगी आई डैश, जो यहाँ पर थी इंटेंसिटी इस पोलराइजर से पास करने से पहले, कौन सा पोलराइजर P2 पास करने, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये वैल्यू हो गई आई नॉट बाई टू, और ये 1/2 फिर से आ गया, तो ये वैल्यू आ गई आई नॉट बाई 8। तो इसका आंसर जो है वो आई नॉट बाई 8 हो जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई खास इसमें दिक्कत नहीं आती। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।